नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हटा के सिर्फ सरकार बदलना चाहते हैं, या देश में आज जो चुनौती है, संकट है, उसको मिटा के एक नई राजनीति जो है शुरू करना चाहते हैं। चाय का बेचने वाला जो है वो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी का सशक्त दावेदार है, लेकिन आरएसएस का आदमी है। इसके रग रग में आरएसएस की विचारधारा घुस रही है। आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक। नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से उठाएं। समापन की घोषणा हुई, हम सब लोग घूम गए, हम भी घूम गए। कर्पूरी जी को भी देखा कि वो भी 3-4 कतार पीछे बैठे हुए थे, उनकी भी पीठ मंच की ओर हो गई। तब तक राम प्रसाद जी ने घोषणा किया कि भाई तरीका है, परंपरा है कि कार्यक्रम समापन होता है तो धन्यवाद ज्ञापन जो है किया जाता है। तो संयोग से कर्पूरी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो है धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता जो है, कर्पूरी जी ने 10 मिनट के अंदर जो भाषण किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो गंगा जमुनी तहजीब है, असल जो अक्स है उसका, वो उसमें दिखाई देता है। हम उतनी बात कह नहीं पा रहे हैं जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उसका नतीजा हुआ कि एक तरफ से बिस्मिल्लाह खां और दूसरे तरफ से हलीम जाफर साहब, उन्होंने आके दोनों ओर से पकड़ लिया कर्पूरी जी को और कहा कि अरे भाई, अब इतने दिनों से पटना आ रहे हैं, आप कहाँ छिपे हुए थे। तो कर्पूरी जी की एक यह भी पर्सनालिटी है जिसको लोग याद नहीं करते हैं। एक दूसरी बात इसी तरह की जिसे कर्पूरी जी के व्यक्तित्व का पता चलता है, कर्पूरी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो रांची में उस समय झारखंड एक था और DIT मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, वहाँ रॉकेट साइंस पर के साइंटिस्ट लोगों का सालाना जलसा था। और परंपरा है, कहीं भी होता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री जो है उसका उद्घाटन करता है। उमेश बाबू डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर थे, उमेश प्रसाद सिंह, सोशलिस्ट मिजाज वाले। कर्पूरी जी ने उनको कहा कि ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया का रॉकेट साइंस का जो वॉल्यूम है वो आप ले लीजिएगा। कहा कि ठीक है। अब जब बैठे बिहार सरकार के जहाज पर रांची जाने के लिए, तब उन्होंने उमेश्वर बाबू से पूछा कि भाई ले लिए हैं, तो उन्होंने समझिए कि 40-50 मिनट की फ्लाइट है वो, रांची और पटना। उसी दरमियान कर्पूरी जी ने वो जो ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया का वो वॉल्यूम था उसको देख गए और उन्होंने भाषण जब किया, वहाँ जो रॉकेट साइंस के जानकार लोग आए हुए थे, उन लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि इतने पेचीदे विषय पर कोई पॉलिटिकल आदमी इस तरह का भाषण कर सकता है। उस तरह का भाषण कर्पूरी जी का किया। कर्पूरी जी का ये जो रूप है, हमको याद है, लालमुनि चौबे हमारे मित्र हैं, हम लोग चुनाव भी लड़ते थे उनसे, वो जीतते थे, हम हार जाते थे। वो एक किस्सा सुना रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय, पूर्णिया में कहीं आदिवासी लोगों की हत्या हुई थी 3-4, और सभी पार्टियों के लोग वहाँ जा रहे थे। कंपटीशन लगा हुआ था साहब कि कौन पहले पहुँचे, वहाँ का रिपोर्ट ले आके पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन जारी करे। ये लोग वहाँ थे, तब तक मालूम हुआ कि कर्पूरी ठाकुर भी आए हुए हैं। ये लोग गए डाक बंगला में जहाँ कर्पूरी जी ठहरे हुए थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई रात हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है, रास्ते में एक नदी भी है, जंगल है, झाड़ है, इसलिए कल सुबह चला जाए, एकदम 4 बजे 5 बजे निकला जाए। कहा ठीक है चलो। जब ये लोग सुबह जो है जा रहे थे, वहाँ रास्ते में एक नदी थी, नदी उससे इन लोगों ने देखा कि एक बैलगाड़ी चली आ रही है, इन लोगों की गाड़ी जो है नदी को पार कर रही थी। जब दोनों अगल बगल आए तो देखा कि कर्पूरी जी बैलगाड़ी पर तो सब बिछा हुआ सोए हुए हैं, वहाँ से घूम के चले आए। ये लोग सुबह में जा रहे थे और ये लोग पटना पहुँचे, उसके पहले कर्पूरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात वहाँ बता दी। तो एक विलक्षण प्रतिभा थी उनके अंदर। वैसा नहीं था कि मैंने कर्पूरी जी सिर्फ इसीलिए नेता हो गए जो पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे, या थे पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे। हमको इस बात पर कभी कभी गुस्सा भी आता है कि कर्पूरी जी को के चित्र को अति पिछड़ा बना कर टांग दिया गया है। कर्पूरी जी इसलिए नेता नहीं बने थे। आप देखिए कि मैंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पहले 1964 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके पहले कर्पूरी जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। 1952 से लगातार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जात नीति को नहीं मानती थी,
या भाषा नीति को, लोहिया के भाषा नीति को पीएसपी नहीं मानती थी। हमको याद है बसंत सिंह सबसे बड़े नेता थे और सब आयरन ग्रिप जिसको कहा जाता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर बसंत सिंह का हुआ करता था। बसंत सिंह ने एमएलसी में रामसुंदर दास को कैंडिडेट बनाया, खड़ा कर दिया। कर्पूरी ठाकुर तिवारी जी ने एक समानांतर कैंडिडेट जो है खड़ा किया और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट था उसको हरा दिया। कर्पूरी ठाकुर को, पूरे उनको, तिवारी जी को, सबको बसंत बाबू ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और संयोग देखिए कि जिनको ये लोग जिताए वो 5-6 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी में चले गए। और हमको याद है कि कपिल देव बाबू जो है वहाँ जूता लेके जो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे उनको जो है मारने के लिए दौड़े, वो घर से निकाल के भागे। ये सारी चीज़ें हुई हैं। 64 में बनारस में सम्मेलन हुआ, ये सब लोग जानते हैं, आनंद कुमार के शहर में। और वहीं जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का मिलन हुआ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी। उसके बाद जो है जात नीति और भाषा नीति की बात आई। साथियों, कर्पूरी जी के बहुत सारी बात आप लोगों ने कही जिसके साथ हम सहमत नहीं हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति की जो दुर्गति हो गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, दुर्गति का बड़ा कारण यह भी है कि हम लोग अपने नेताओं को भगवान बना करके रखते हैं, कहीं उनकी कमजोरियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर भैया ने कहा है कि जब तक पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं के गलतियों की आलोचना नहीं करेगा तब तक राजनीति जो है सुधर नहीं सकती। ये कर्पूरी जी के ईमानदारी और सादगी की बात होती है। हमको सुरेंद्र किशोर बता रहे थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। कर्पूरी जी एक हफ्ता 10-10 दिन 12-12 दिन चले जाते थे। हमारे पिताजी का भी वही हाल था। कर्पूरी जी घर में राशन रख कर नहीं जाते थे। उन्होंने सुरेंद्र किशोर को रामनाथ जी की माँ हमारी चाची ने शिकायत किया कि उनको कहिए कि कम से कम राशन तो रख के जाएं। हमको ये बात हमको ठीक नहीं लगी। कोई आदमी जिसका परिवार है, हमारे घर में भी झगड़ा होता था 20 तारीख के बाद। तिवारी जी कर्पूरी जी ये दोनों मास लीडर थे। कहीं जाना होता था तो मांगते थे कि 50 रुपया लाओ। कहाँ बा, तो इतना दिन पहले दिया था, क्या हुआ? ये जो है हर घर में था। लेकिन परिवार के भरण पोषण का, उसके खाने का इंतजाम नहीं करना, हम कहते हैं कि ईमानदारी की बात नहीं है, जवाबदेही से भागने की बात है। कर्पूरी जी किसी को भी कहते राशन में पता ही आने में क्या दिक्कत थी भाई। दूसरे बहुत सीधा और सपाट राजनीति नहीं था कर्पूरी जी का। आप देखिए कि उन्होंने कितनी पार्टियां बनाई। अब याद कीजिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा, समतावादी एकतावादी सोशलिस्ट पार्टी, क्रांति दल, भारतीय लोक दल, जनता पार्टी, दलित मजदूर किसान पार्टी। सीधी राजनीति की तो बात नहीं। आज जो समाजवादी पार्टी की दुर्दशा है, देखिए हम लोग सब लोग मधुलिमय का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, मधु दंडवते का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। साहब क्या तमाशा करके रख दिया। आज जो राजनीति की यह हालत है, समाजवादी आंदोलन की धारा की यह हालत है, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है जो हमारे पुरखे हैं। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, बोले ये क्या नाम है, 77 में सरकार बनी, दोहरी सदस्यता की बात चली। साहब उस समय 77 में जो चुनाव घोषणा पत्र बना था वो समाजवादियों और गांधीवादियों के अनुकूल था। हमने उसको पढ़ा, खोज के पढ़ा। उसको लागू करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं चला? अरे लागू, हमने 77 में जो चुनाव घोषणा पत्र था, एकमात्र डॉक्यूमेंट समाजवादियों और गांधीवादियों के हक में कुछ था तो वो घोषणा पत्र था। उस घोषणा पत्र को लागू करने के लिए क्यों नहीं आंदोलन चलाया गया भाई? अगर चलाया गया होता तो शायद समाजवादी आंदोलन की धारा जो है नहीं सूखती। लगातार जो गैर बराबरी बढ़ रही है, रमाशंकर जी से इजाजत लेते हुए हम एक बात कहना चाहेंगे। विधायक हैं, सांसद हैं, हम समाजवादी जो कहते हैं कि साहब समता, आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, विधायकों को और सांसदों को कितनी सुविधा मिल रही है। हमको याद है कर्पूरी जी की बात और तिवारी जी की बात हम लोगों ने किया कि जाने के लिए पैसा नहीं होता था। आज क्या स्थिति है साहब? जो रिटायर हार गया उसको भी जितनी सुविधा मिलती है वो आम आदमी से तो दुनिया बढ़ा रहे हैं भाई। गैर बराबरी तो आप पैदा कर रहे हैं।
और ये गैर बराबरी के चलते जितनी भी सुविधाएं मिली हैं विधायकों और सांसदों को, उसने भी राजनीति को विकृत किया है, राजनीति को भ्रष्ट बनाने में उसका भी हाथ है। तो क्यों नहीं ये मांग हो कि जो देश के अंदर गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी के खिलाफ कोई नतीजे पेश करना चाहते हैं तो सारे सांसद और सारे विधायक अपना कुछ प्रतिशत जो उनको मिलता है उसको घटा दें। तब जो है आप बाकी लोगों को कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट को कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो कमाने वाले लोग हैं उन पर भी दबाव डाल सकते हैं कि आप घटाइए। तो मेरा तो प्रस्ताव ये है कि भाई अगर आप करना चाहते हैं, दूसरे हम ये कहना चाहते हैं अंतिम बात कि भाई आप मैंने बात नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हटा के सिर्फ सरकार बदलना चाहते हैं, या देश में आज जो चुनौती है, संकट है, उसको मिटा के एक नई राजनीति जो है शुरू करना चाहते हैं। यह आपको तय करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई ठोस बात नहीं आई है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी भाई, किसानों की हालत कैसे माने सुधरेगी, यह गैर बराबरी है कैसे मिटेगी, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म होगा। जब तक एक ब्लूप्रिंट जो है सामने नहीं आएगा तो हम कहें कि हम जो है माने गठबंधन बना के सबको खत्म कर दें, ये नहीं होने वाला। देखिए आज की जो हालत है कि त्यागी यहाँ बैठे हुए हैं, 2013 में मैंने राजनीति में कहा था कि त्यागी हमारे पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हमने कहा था कि भाई इसको नरेंद्र मोदी को कमजोर करके मत आंकिए, ये बहुत मजबूत आदमी है, चाय का बेचने वाला जो है वो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी का सशक्त दावेदार है, लेकिन आरएसएस का आदमी है, इसके रग रग में आरएसएस की विचारधारा घुस रही है और हमको इससे डर लगता है, इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या हुआ भाई क्या हुआ, पार्टी के अंदर जो है हमारे केसी त्यागी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, इन्हीं के दस्तखत से हमको पार्टी से निकाल दिया गया। राज्यसभा का दोबारा कुछ मिला ही नहीं, इन्हीं के दस्तखत से निकाल दिया गया। ये क्या है भाई, ये कैसा लोकतंत्र है? अब किस तरह की लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं? इसलिए साथियों ये सारी बातें हैं जिनके बारे में विचार होना चाहिए। हम ये मानते हैं या जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको हर कीमत पर हटाना हमारा फर्ज है। जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, जो लोग समाजवाद में यकीन करते हैं, जो एक नया समाज बनाना चाहते हैं या कम से कम लोकतंत्र और संविधान को ही बचाना चाहते हैं, उनका ये धर्म है। इन सारी गलतियों को अतीत में जो की गई है उनको भूल करके इसका हम साथ दें और 2024 में जो है नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से उठाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।